नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे पुरखा इस श्रृंखला में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बाबूराव पुलेश्वर सेठ माके के बारे में। जब हम लोग बाबूराव पुलेश्वर सेठ माके के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई अभी तक जिस तरीके का इतिहास हमें पढ़ाया जाता रहा है और उस इतिहास में जिस तरीके से इलीट क्लास को जगह दी गई, जिस तरीके से सवर्ण तबके को जगह दी गई थी, वो जगह, वही स्पेस आज की तारीख में हम बात करें तो दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों के जो नायक हैं उनको नहीं दिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरी श्रृंखला शुरू की थी और उस श्रृंखला की आज ये 5वीं कड़ी में हम लोग बाबूराव पुलेश्वर सेठ माके के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 1857 का जब जिक्र किया जाता है तो बड़े धूमधाम से उसका जिक्र किया जाता है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को लेकर के बातचीत की जाती है। उसमें किस तरीके से जिनको पेंशन नहीं दी अंग्रेजों ने, उन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, उनको किस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, जिनको करप्शन के आरोप लगा करके जिनकी रियासतें छीन ली गई, उन्होंने किस तरीके से अपने इस पूरे के पूरे 1857 में पार्टिसिपेट किया गया, उसको लेकर के बातचीत होती है। उसके अलावा सैनिकों के योगदान पे बातचीत होती है। सुअर और चर्बी के कारतूसों के इस्तेमाल और इस्तेमाल नहीं करने के विरोध को लेकर के भी बातचीत होती है। किसानों के योगदान पर भी चर्चाएं होती है, लेकिन कभी भी इस मुल्क के आदिवासियों का 1857 में क्या योगदान था उसको लेकर के कोई चर्चा, हमारा जो इतिहास का जो इतिहासकारों का जो पूरा सेक्शन है, चाहे हम कॉलोनियल इरा से लेकर के प्रेजेंट डे तक देख लें, तो वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है, पूरा का पूरी जो लॉबी है, एक चुप्पी साध जाती है। और उसी चुप्पी की वजह से हमें आज की तारीख में इन आदिवासियों को लेकर के, आदिवासी नायकों के योगदान को लेकर के पूरी पूरी मुहिम छेड़नी पड़ रही है। तो साथियों, 1857 के केंद्र में हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, उसके साथ साथ रजवाड़े उसके केंद्र में है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, मुगल एम्परर से लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो इसके केंद्र में रहे हैं। लेकिन मध्य भारत के बीच में एक ऐसा इलाका है जहां पर कि आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत को इस दौर में यहां पर खत्म कर दिया था, अपनी ताकत के बूते, किसी और की मदद से नहीं, लेकिन वो अपनी ताकत के बूते उन्होंने इस इलाके में, पूरे के पूरे इलाके में अंग्रेजी जो एम्पायर था उसको खत्म कर दिया था। तो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये जो इलाका है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इलाका है गोंडवाना का राज्य का जो इलाका, जिसमें कि आपका चंद्रपुर का इलाका है, राजगढ़ का इलाका है और उसके आसपास का ये इलाका है, जो आज की तारीख में हम बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास का ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट की हम लोग बात करें, गोदावरी और इसके आसपास का इलाका जो गोंड बाहुल इलाका है। यहां पर हम लोग बात करें तो 1854 के आसपास हम लोग देखते हैं कि चांदा जो रियासत है उसके पास वैध उत्तराधिकारी नहीं होने के चलते हम लोग देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स की पॉलिसी के तहत डलहौजी ने चांदा का विलय अंग्रेजी हुकूमत में कर लिया था। जैसे ही चांदा का विलय अंग्रेजी हुकूमत अपने उसमें करती है, उसी के साथ ही एक नए तरीके का सिस्टम इस पूरे के पूरे इलाके में जन्म लेना शुरू होता है। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर जो है 1854 में RS एलिस को जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट बना करके इस इलाके में भेजा गया और RS एलिस के सुपरिटेंडेंट बनाए जाने के बाद से ही यहां पर जो है कुछ पॉलिसीज बनानी शुरू हुई, जिसमें कि जंगलों से रिलेटेड जो है नीतियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और जंगलों के साथ साथ जो है मिशनरीज ने भी इस इलाके में आकर के अपना काम करना शुरू किया। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि इस इलाके के जो मूल निवासी, जो आदिवासी हैं, उनके बीच में एक जो असंतोष है वो जन्म लेना शुरू किया, क्योंकि जो जंगल को लेकर के जिस तरीके की नीतियां बनानी शुरू हुई, उन्होंने यहां पर जो असंतोष को जन्म दिया। उसके साथ साथ दूसरा, क्योंकि चांदा रियासत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यहां पर जो जमींदार थे, यहाँ के जो लोकल जो जमीनों के ऊपर जिनका कंट्रोल था, वो गौंड आदिवासियों का था। और उसी गौंड आदिवासी इलाके में हम लोग देखते हैं कि कई गौंड जमींदारों का जो है इस इलाके में अपना प्रभुत्व था।
और उन्हीं प्रभुत्व वाले इलाकों में से हम लोग देखते हैं कि एक मूलमपल्ली का जो इलाका है, जो जमींदारी है, वो बहुत प्रभावशाली जमींदारी के रूप में इस चांदा डिस्ट्रिक्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो लगभग 24 गांव की जमींदारी कहलाती है, जो आज की तारीख में गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आती है, अहेरी तहसील की हम लोग बात करें। और यहीं पर इस समय हम लोग देखते हैं कि बाबूराव पुलेश्वर शेडमाके का जो है इस समय पर राइज होता है। बाबूराव पुलेश्वर शेडमाके का जन्म जो है 12 मार्च 1833 को मूलमपल्ली जमींदारी के किस्तपुर गांव में जो है पुलेश्वर बापू शेडमाके और जुर्जा कंवर के घर पर जो है एक गौंड परिवार में हुआ था। अपनी प्रारंभिक, क्योंकि ये एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इनको कुछ सहूलियतें जो बाकी आदिवासी जो लोग हैं उनसे ज्यादा सहूलियतें यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वो है भी, और उसी का परिणाम ये निकलता है कि ये अपनी शिक्षा के लिए इनको जो है आदिवासियों को जो परंपरागत सेंटर है शिक्षा का, एजुकेशन का, वो घोटुल उसमें भेज दिया जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि ये तमाम तरीके की जो है भाषाओं के सीखने के साथ साथ हिंदी, गोंडी, तेलुगु के साथ साथ जो है नाचना गाना और तमाम तरीके के हथियारों का प्रशिक्षण लेने का जो है इनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय के लिए इनको इंग्लिश एजुकेशन के लिए जो है ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर में भी पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और कुछ समय बाद अपनी जो है प्राइमरी एजुकेशन के बाद ये अपने इलाके में वापस आते हैं और यहाँ पर आकर के देखते हैं कि चांदा का अंग्रेजी हुकूमत के कंट्रोल में चले जाने के बाद जिस तरीके की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो गतिविधियां शुरू हुई इस इलाके में, उन्होंने जो है पूरे इलाके में असंतोष को जन्म दिया। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाबूराव सेठमाड़े का उदय हो रहा है। इसी समय 18 वर्ष की उम्र में लगभग आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले की चेन्नूर मडावी जो राजघराने की राजकुमारी थी, राजकुंवर, उनसे इनकी शादी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बाबूराव सेठमाड़े की शादी और इस प्रारंभिक जो जीवन के बाद जो चीज हम लोगों को देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पर जो वन नीति की वजह से जिस तरीके का डिस्टरबेंस हुआ और अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन को इस इलाके में इम्पोज करना शुरू किया, उसने बाबूराव सेठमाड़े को जो है इस चीज के लिए मजबूर किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत का जो है अब काउंटर करना शुरू करे। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि जब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जब 1857 का विद्रोह अपने चरम पर चल रहा था, 1857 अपने चरम पर तमाम तरीके के घटनाक्रम चल रहे थे, उसी समय पर हम लोग देखते हैं कि लगभग 24 सितंबर 1857 को बाबूराव सेठमाके की लीडरशिप में एक जंगोम सेना का गठन किया जाता है। ये जंगोम सेना में बेसिकली आदिवासी कबीले के लोग थे, उसमें गोंड भी थे, मडावी भी थे और उसके अलावा इसमें रोहिल्लों को भी शामिल किया गया था। ये रोहिल्लों का एंट्री जो है यहाँ पर पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आदिवासियों के साथ मिलकर के होने लगती है। और यहीं से जो है पहला जंगोम सेना के गठन के साथ ही जो एक पूरी की पूरी आर्मी के गठन के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इस कड़ी में सबसे पहला जो हमला हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो चांदा डिस्ट्रिक्ट के भीतर राजगढ़ परगना था, उसमें हो रहा था। और राजगढ़ परगने में अंग्रेजों की मदद से राम शाह गेडाम जो है हुकूमत कर रहा था। और इसके ऊपर पहला हमला 7 मार्च 1858 को जो है किया गया। लगभग ये समझिए कि 6 महीने के बाद, लगभग जंगोम सेना के गठन के 6 महीने के बाद ये पहला हमला जो है राजगढ़ के परगने पे किया गया। और इस हमले के साथ ही हम लोग देखते हैं कि राजगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत की जो है समाप्ति होती है। और यहाँ पर से जो है बाबूराव सेठमाड़े जो है अपने बाकी आदिवासी साथियों के साथ और अपनी सेना के साथ इस किले पर फतेह करते हैं और इसके साथ ही अपने शासन की वो शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर भारत में अंग्रेज अपना कंट्रोल वापस पाना शुरू होता है 1858 के आसपास, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है मध्य भारत में ये तमाम तरीके की जो गतिविधियां चल रही थी उन पर ध्यान देना शुरू किया। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 7 मार्च के घटनाक्रम के बाद 13 मार्च 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने जो है W.H. क्रिस्टन को ये जिम्मेदारी दी गई कि बाबूराव सेठमाड़े और सेंट्रल इंडिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और इस कड़ी में जो है सबसे पहले क्रिस्टन जो है अपनी अंग्रेजी आर्मी के साथ जो है
बाबूराव सेठमाड़े के ऊपर हमला करते हैं और जो है 13 मार्च की जो लड़ाई नंदगांव घोसरी में एक लड़ाई होती है जिसमें कि अंग्रेजों को यहां पर भी डिफीट मिलती है। और नंदगांव घोसरी की लड़ाई के बाद ये दूसरा बैटल था जो कि अंग्रेजी हुकूमत की सेना और जो है आदिवासियों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी। ये दूसरा कन्फ्रंटेशन था और यहां पर भी जो है अंग्रेजों की हार हुई। इस हार के बाद उस पूरे के पूरे इलाके में चांदा और उसके आसपास के इलाकों में जो है गौंड आदिवासियों के भीतर जो है जबरदस्त उत्साह और वो सब देखने को मिलना शुरू हुआ। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि अड़पल्ली और घोट का एक जमींदार है जिनका नाम है वेंकट राव राजेश्वर राजगौंड, जो कि इस इलाके का जमींदार था। उन्होंने भी जो है बाबूराव सेठमाड़े की लीडरशिप में जो है अपनी सेना को सौंपना शुरू किया और उन्होंने भी जो है दोनों की संयुक्त सेनाओं ने अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया था। और पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया के भीतर लगातार जो भी जो स्टेशन थे, जो भी मैन पॉइंट्स थे, उनके ऊपर हमले करने शुरू किए। इनकी लगभग ये 1200 लोगों की ये जो संयुक्त आर्मी थी, इसने पूरे के पूरे इलाके में अपना धीरे धीरे जो है प्रभुत्व कायम कर लिया था। 20 मार्च तक आते आते हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की संयुक्त सेना जो कि गढ़ी जो है सुरला एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है जहां पर की ठहरी हुई थी, वहां पर फिर से जो है WH क्रिस्टन की जो लीडरशिप में एक आर्मी जो है इनके ऊपर हमला करती है। लेकिन यहां पर पहाड़ी और उनकी जो गुरिल्ला तकनीक है उसका फायदा आदिवासियों को मिलता है और उस पहाड़ी की ऊंचाई का भी फायदा मिलता है। लिहाजा अब यहां पर ब्रिटिश आर्मी फिर से डिफीट होती है और उनका जो गोला बारूद से लेकर के तमाम असला है उसको आदिवासी आर्मी जो है जब्त कर लेती है। और यहां पर तीसरी बार हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत जो है आदिवासियों को कंट्रोल करने में फेल रहती है। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टन लौट करके वापस जाते हैं और उनकी जगह नागपुर से जो है लेफ्टिनेंट जॉन नेटेल को जो है अंग्रेजी आर्मी का मुखिया बना करके फिर से भेजा जाता है। और जॉन नेटेल की लीडरशिप में ये जो आर्मी आती है ये 18 अप्रैल को सगनापुर में और 27 अप्रैल 1858 को बामनापेट में, इन दोनों जगहों पर हम लोग देखते हैं कि जॉन नेटेल की आर्मी का जो है सामना बाबूराव सेठमाड़े की आर्मी से होता है और लिहाजा यहां पर भी जो है अंग्रेजी जो आर्मी है उसको डिफीट मिलती है। अब ये देखिए कि धीरे धीरे पूरा का पूरा इलाका जो चांदा और उसके आसपास का जो इलाका है बाबूराव पुलेश्वर सेठमाके और वेंकटराव राजेश्वर राजगौंड की जो है कंट्रोल में आ जाता है इन सब के साथ ही। इसी समय हम लोग देखते हैं कि एक दिन के गैप के साथ ही 29 अप्रैल 1858 को अहेरी की जो जमींदारी थी उसके किनारे एक चिंचीगुड़ी एक जगह थी जहां पर कि अंग्रेजों ने अपना टेलीग्राफ कैंप जो है लगाया हुआ था और उस टेलीग्राफ कैंप पर जो है ये संयुक्त आदिवासियों की जो संयुक्त आर्मी है ये हमला करती है। और इस हमले में जो टेलीग्राम ऑपरेटर्स हैं गार्टलैंड और हॉल जो दो ऑपरेटर्स थे उनकी जो है उनकी मृत्यु होती है और बाकी सबको जो है किसी तरीके से बाकी लोग जान बचा करके भागने में सफल होते हैं और कई लोग घायल होते हैं। यहाँ एक अगली विजय के रूप में जो है आदिवासी यहाँ पर जो है आते हैं और इसके साथ ही ये इलाका भी जो है आदिवासियों के कब्जे में आ जाता है। इस घटनाक्रम के बाद टेलीग्राफ कैंप पर हमले के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जो है इस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। लिहाजा अब बाबूराव और सेठमाड़े और इस तरीके के जितने भी ये पूरा का पूरा लोग ये आदिवासियों की लीडरशिप में इस तमाम मूवमेंट चला रहे थे, इनको लेकर के अंग्रेजी पार्लियामेंट तक जो है डिबेट होना शुरू होती है और वहां से जो है स्पेशली जो है तमाम तरीके के और भी जो है स्पेशल फोर्स और तमाम तरीके की जो है एक्शंस की बात होनी शुरू है। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि एक नए कप्तान की नियुक्ति होती है जिनका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर की नियुक्ति के बाद इन्होंने जो है 10 मई 1858 को घोट गांव का जो इलाका इन पूरे के पूरे आदिवासियों का केंद्र था उस इलाके पर हमला किया शेक्सपियर ने। लेकिन शेक्सपियर को यहां पर भी जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। अब एक चीज क्लियर हो चुका था कि लगातार बैक टू बैक 5-7 हार के बाद अंग्रेजों के सामने ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि भाई अब आदिवासियों को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हराया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी
रणनीतियों में बदलाव करना शुरू किया। और रणनीतियों में उन्होंने जब बदलाव करना शुरू किया तो उसमें पहला जो उन्होंने हथियार बनाया, बाबूराव सेठमाड़े की जो बुआ थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अहेरी की जमींदार थी, उनको जो है उन्होंने जो है अपना जो है निशाना बनाया। उनको जो है भय और लालच दोनों तकनीक का जो है उनको जो है वो करना शुरू किया। और इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले तो उनके ऊपर ये प्रेशर डाला कि अगर आपने बाबूराव सेठमाड़े के खिलाफ हम अंग्रेजी हुकूमत की मदद नहीं की तो आपकी जो जमींदारी है वो छीन ली जाएगी, और अगर आप मदद करती हैं अंग्रेजी हुकूमत की तो आपको जो है बाबूराव सेठमाड़े और वेंकट राव की जो जमींदारी है वो दोनों का हिस्सा जो है आपको दे दिया जाएगा। तो ये भय और लालच दोनों की ये जो शेक्सपियर की नीति थी, इसमें जो है काफी हद तक इसने काम किया। इस कड़ी में सबसे पहला एपिसोड ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो पेरसापेन जो पूजा होती है, पेरसापेन की पूजा आदिवासियों के बीच, गौड़ों के बीच जो है बहुत प्रसिद्ध पूजा के रूप में सामने आती है। तो वो उसकी पूजा में जब जो बाबूराव सेठमाड़े और बाकी के आदिवासी जब शामिल होते हैं तो यहीं पर सबसे पहले मुखबिरी जो है बाबूराव की बुआ द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि किसी तरीके से बाबूराव यहां से भाग करके अपनी जान बचाने में सफल होते हैं, लेकिन बाकी के जो उनके आदिवासी साथी हैं वो जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। इसके साथ साथ अहेरी की ये जो यहाँ की जो गौंड की जो जमींदारी थी और जो लोग बाबूराव सेठमाड़े और वेंकट राव की मदद कर रहे थे, उन सबकी जमींदारियों को जो है छीन लिया गया, जो भी जमींदार उनकी मदद कर रहे थे। और जो लोग उनकी आर्मी में हिस्सा थे उनकी जो है घरों को उजाड़ दिया गया, गांवों को आग लगा दी गई। तो इस तरीके की चीजें जो है घटनाक्रम यहाँ पेरसापेन की पूजा के बाद देखने को मिलना शुरू हुआ। लिहाजा इस दमन चक्र के बाद में जो है जो जंगोम सेना है उसमें बिखराव देखने को मिलना शुरू हुआ। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि भोपाल पट्टनम जो उस इलाके में जो एक जगह है वहां पर जो है बाबूराव सेठमाड़े एक रात रुके हुए थे। यहां पर जो है किसी तरीके से फिर से किसी ने मुखबिरी की और बाबूराव सेठमाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उनको नागपुर ले जाया जा रहा था किसी तरीके से कैद में बंद करके, तो नागपुर ले जाते समय ही रास्ते में अपने जो बाकी के रोहिल्ला गार्ड्स की मदद से वो यहां से इनकी कैद से निकल करके भागने में सफल होते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद यह हुआ कि वेंकट राव जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट साथी, सबसे महत्वपूर्ण साथी था, वो जो है अंग्रेजी हुकूमत के दमन और उससे डर करके जो है बाबूराव सेठमाड़े को छोड़ करके बस्तर की तरफ चला जाता है। इस पूरे के पूरे जो है से पार्टिसिपेशन से अपने आप को बाहर कर लेता है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत बाबूराव के पीछे लगातार लगी रहती है और इसी कड़ी में जो है एक दिन जो रानी लक्ष्मीबाई जो उनकी बुआ है बाबूराव सेठमाड़े की, उन्होंने एक दिन बाबूराव को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया। और जैसा कि पहले से प्लान किया हुआ था, अंग्रेजी सेना ने जो है बाबूराव को गिरफ्तार कर लिया गया और बाबूराव की गिरफ्तारी के बाद ही जो है उन पर मुकदमा चलाने के लिए चांदा जो है चंद्रपुर या चांदा जो जगह थी वहां पर ले जाया गया। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि राजा वेंकट राव की जो राजा राजेश्वर जो है वेंकट राव, उनकी माताजी ने जो है अपनी पूरी जमींदारी जो है अंग्रेजों के हवाले कर दी ताकि वो अपने बेटे की जान को बचाया जा सके। और इस कड़ी में हम लोग देखते हैं कि जो है धीरे धीरे करके जो है अब बाकी साथी भी की भी जो है गिरफ्तारी होना शुरू की जाती है और बाकी के लोग हैं उनको जो है वो डिसबैंड हो जाते हैं, वो लोग अलग अलग छट जाते हैं। जब मुकदमा चलाया जाता है तो 4 उनको लेकर के जो फैसला दिया गया उसमें जो है उनके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का आरोप लगाया गया, सशस्त्र सेना खड़ी करने का आरोप, प्लस उसके साथ साथ घोंट और बामनपेटा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का विरोध करने के आरोप में, सैनिकों को बंदी बनाने के आरोप में, टेलीग्राफ कैंप पर हमले के आरोप में, लूट के दोषी के रूप में जो है उन पर जो है मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमे के बाद जो है उनको जो है शांति भंग करने के आरोप में भी जो है सजाएं सुनाई गई। लिहाजा उनकी सजा के रूप में जो है फांसी का जो है हुक्म दिया गया। उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश जो है W.H. क्रिस्टन को दे दिया गया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि फैसले के ही दिन, उसी दिन जब फैसला सुनाया गया उसी की शाम में जो है लगभग 21 अक्टूबर 1858 को जो चांदागढ़ राजमहल का जो कंपाउंड था, उसी कंपाउंड के भीतर एक पीपल के पेड़ से जो है बाबूराव सेठमाड़े को फांसी दे दी गई।
बाबूराव सेठमाड़े के बाद में हम लोग देखते हैं कि 1860 तक जो वेंकटराव राजेश्वर है उनको भी जो है जो बस्तर में किसी तरीके से शरण लिए हुए थे, बस्तर राज्य ने उनको जो है अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया गया। लिहाजा उनको जो है आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया और इधर जो है बाबूराव सेठमाड़े की संपत्ति, दोनों की संपत्ति को हड़प करके वादे के अनुसार जो बाबूराव की बुआ जी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनको जो है दे दिया गया। ये जमींदारियां जब आजादी के बाद 1951 में जब समाप्ति की घोषणा हुई, जमींदारी उन्मूलन की जब घोषणा हुई, उसके साथ साथ वो जमींदारियां जो है लक्ष्मीबाई और उनके जो है बाद के जो उनके फैमिली के मेंबर्स थे उनकी जमींदारियां खत्म हुई। उसके साथ साथ कैप्टन क्रिस्टियन को जो है कंपनी ने कंपनियां ऑफ द वर्थ के नाम से कुछ अवार्ड दिए गए और भारत सरकार ने बाबूराव सेठमाड़े की जो है उसके योगदान के बतौर जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए 2007 में एक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ साथ अगर आप उस बाबूराव सेठमाड़े के बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम सेठमाड़े का एक ग्रंथ है 1857 स्वाधीनता शहीद वीर बाबूराव पुल्लेश्वर बापू राजगौंड के नाम से है। भगवती प्रसाद मिश्र का है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रपुर, मधुकर मडावी का है आदिवासी संस्कृति। उसके साथ साथ धीरज सेठमाड़े का है कांति रत्न शहीद वीर बाबूराव पुल्लेश्वर राजगौंड। शेषराव मंडावी का है गोंडवाना च सांस्कृतिक इतिहास। और इस तरीके से इनका जो ज्यादातर लिटरेचर जो मौजूद है वो मराठी में लिटरेचर मौजूद है, हिंदी और इंग्लिश में उतना नहीं है। तो ये मोटा मोटी कहानी थी। लेकिन एक चीज हम लोगों को ये देखना होगा कि इतना कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद पूरे के पूरे इस इलाके में जब अंग्रेजी हुकूमत को बाबूराव पुल्लेश्वर सेठमाके और उनके साथियों ने जब इस इलाके में खत्म कर दिया, उसके बावजूद भारतीय इतिहासकारों ने जो है वो स्पेस नहीं दिया जिसके कि वो हकदार थे। यहां तक कि मंगल पांडे को भी स्पेस दिया गया जिन्होंने कि अपने धर्म की रक्षा के लिए बगावत की, भले जिन्होंने अपने जनेऊ और उसको बचाने के लिए जो है वो काम किया हो, लेकिन उनका योगदान को बड़ा चढ़ा करके और सबसे पहले दर्ज किया जाता है। लेकिन आदिवासियों का जो कंट्रीब्यूशन था उसको एकदम इग्नोर कर दिया गया। ये यहां पर बाबूराव पुल्लेश्वर सेठमाके की लड़ाई कोई अपनी रियासत को बचाने की लड़ाई नहीं है, कि अपनी पेंशन को बचाने के लिए लड़ाई नहीं है, ये अपनी किसी जो है रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने की लड़ाई नहीं है। यहां ये असर्शन है अपना पूरा का पूरा जो ट्राइबल जो हक और हुकूक है, जंगल के ऊपर जो अधिकार है पूरा उसके कम्युनिटी का, उसको बचाने की लड़ाई है। लेकिन उसे जो है वो तवज्जो नहीं दी गई जो कि बाकियों को दी गई। और इसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की थी कि ताकि हम बाकी लोगों तक इन लोगों की जो योगदान है उसको पहुंचा सके। तो उसी कड़ी का ये हिस्सा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में एक बार फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।